Hello everyone, welcome back to One Question, One Concept series of UXIS. रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड पाकिस्तान के कारण फिर से चर्चा में आ गया और क्योंकि हम जानते हैं ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है, पहले भी इसे क्वेश्चन आए हैं, तो आज हम आईएमएफ और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानेंगे जो कि हमारी प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहले ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, इसको पहले आप पढ़ के समझो कि इसके में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो द क्वेश्चन इज लाइक रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लेंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। और आपके सामने चार इंस्टीट्यूशन के नाम दिए हैं और आपको बताना है ये किससे बिलोंग करता है। तो इसका आंसर तो यहाँ पे सीधी सी बात है आईएमएफ हो जाएगा, लेकिन ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको इसकी प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। सो इन दिस वीडियो वी विल लुक इनटू ऑल द फोर ऑप्शंस व्हिच आर गिवन इन दिस क्वेश्चन। आराम से देखते हैं। देखिए, पहले एक करंट टॉपिक ये है आपका कि इंडिया ने अब्सटेन किया है आईएमएफ की वोटिंग से, जो कि पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दे रहा था अराउंड 4 to 3 बिलियन डॉलर्स का। एंड वाई ये सब हुआ बिकॉज उसमें अपोज करने का ऑप्शन, मतलब अगेंस्ट में वोटिंग करने का ऑप्शन नहीं होता है। आप या तो एब्सटेन कर सकते हो या तो फेवर में वोटिंग कर सकते हो। सो दैट्स वाई इंडिया चूजन टू बी एब्सटेन फ्रॉम द आईएमएफ वोटिंग फॉर द पाकिस्तान बेल आउट पैकेज। ठीक है। अब ये सब जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि ये सब स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, ये इंस्टीट्यूट बने कहाँ से, ये कंसेप्ट आया कहाँ से, है ना। तो देखो क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ तो उसके बाद पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को एक पटरी में लाने के लिए एक कॉन्फ्रेंस किया गया। कहाँ भी? न्यू हेमिस्फेयर में किया गया, जिसका ब्रिटेन वुड्स जो कि न्यू हेमिस्फेयर में है, यूनाइटेड स्टेट की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे ये सिटी है, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस किया गया। इसमें अराउंड 44 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। ये बात हो रही है 1944 जुलाई की। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि वर्ल्ड इकोनॉमी को किसी भी हाल में कैसे भी करके एक पटरी पर लाया जाए, एक वापस उसको स्पीड पकड़ाई जाए, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में बर्बाद हो चुकी थी। और इसका रिजल्ट ये था कि इसमें 3 मेजर आउटकम्स निकल करके आए एज अ इंस्टीट्यूट। पहला आईएमएफ निकल के आता है, जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दूसरा आईबीआरडी निकल के आता है, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और इसमें 4 और अदर इंस्टीट्यूट हैं, इसका पार्ट है, और ओवरऑल हम इसी को कहते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है। और तीसरा था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका प्रपोजल दिया गया था। हालांकि अमेरिका ने अपोज किया इसको और उसके बाद ये फॉर्मुलेट नहीं हो पाया। एज अ रिजल्ट 1948 में गैट बनता है। अभी गैट क्या है? जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है ना, ये इसका फुल फॉर्म है। ये बनाया जाता है किस लिए? टू ईज दी वर्ल्ड ट्रेड। ट्रेड कंट्रीज के बीच में जो हो, उसके बीच कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसके रूल्स रेगुलेशन को देखने के लिए ये एग्रीमेंट बनाया गया था। और यही बाद में 1994 में माराकस ट्रीटी होती है, उसको फॉर्मुलेट करके अंततः जो लास्ट में हमको आज देखने को मिलता है वो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डब्ल्यूटीओ। और आपको ये बात याद रखना है कि डब्ल्यूटीओ का इंडिया जो है, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर। ठीक है ना, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीए। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। ठीक है। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। ठीक है ना, ये याद रखो। तो अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। देखो, शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत में क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक का मेन फोकस जो था वो यूरोप की ओर था। और यूरोप में भी पर्टिकुलरली उन कंट्रीज पे था जो वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी या पार्शली खराब हो चुकी थी, है ना। तो उनको रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए ये फोकस्ड करके ये वर्ल्ड बैंक बनाया गया था। लेकिन 1950s के बाद इसका फोकस शिफ्ट हो गया कहाँ पे? एशिया और अफ्रीका के गरीब देशों की तरफ, जहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत जरूरत थी। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। मेंबर कंट्रीज अभी करंटली 189 कंट्रीज हैं। और इसका मेन जो गोल है टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड प्रमोट शेयर एंड प्रॉस्पेरिटी। दिस इज द मेन गोल ऑफ द वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक का स्ट्रक्चर क्या है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप किसे कहते हैं, ये सब समझते हैं। देखो, वर्ल्ड बैंक बेसिकली आईबीआरडी को कहते हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक ग्रुप होता है एक, जिसमें 5 इंस्टीट्यूशन आते हैं और उन्हीं की अब हम बात करेंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये ठीक है। इसका काम क्या होता है? ये बैंक बेसिकली इंटरेस्ट के साथ, याद रखना, इंटरेस्ट के साथ डेवलपमेंट लोन देता है। और किसको देता है? मिडिल इनकम कंट्रीज को। याद रहेगा, ये मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन देता है और क्रेडिट फॉर दी लो इनकम कंट्रीज को ये क्रेडिट देता है, यानी कि लोन देता है। और इसका काम होता है वहां पे डेवलपमेंट करना। ठीक। दूसरा इसी पे आता है आईडीए, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अब इसका काम क्या होता है? देखो, कुछ नहीं होता है, इसका काम भी सेम है, सिमिलर है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या होता है वो? दैट ये सबसे करीब देशों को बिना किसी इंटरेस्ट, यानी कि याद रखना, पहला वाला क्या कर रहा है? इंटरेस्ट के साथ मिडिल इनकम कंट्रीज को दे रहा है, और ये गरीब देशों को बिना इंटरेस्ट वाला लोन देता है, जिसे बोलते हैं कंसेशनल लोन्स। ठीक है। कंसेशनल लोन्स, यानी कि वेरी लो, या तो बहुत मार्जिनल रखेगा या जीरो कर देगा इंटरेस्ट रेट, उसको कहा जाता है कंसेशनल लोन। और ये कौन देता है? आईडीए देता है, दैट इज द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन विच इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये याद रहेगा। अब इसी को हम दूसरी भाषा में अगर कह सकते हैं, कंसेशनल लोन को सॉफ्ट लोन। ठीक है, सॉफ्ट लोन इसी को कहता है। अब तीसरा जो इसका पार्ट आता है ये है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि आईएफसी। ये क्या करता है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज में जो प्राइवेट इंटरप्राइजेस होते हैं ना, उसको सपोर्ट करता है।
फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड का नाम सुना है आपने? मसाला बॉन्ड्स, ठीक है। सो मसाला बॉन्ड्स जो होता है, ये यही इंस्टीट्यूट निकालता है फॉर इंडिया के लिए, इंडिया के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए। इसमें क्या होता है, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन रुपी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हर देश के लिए ये काम करता है, ठीक। फिर चौथा पार्ट जो हो गया वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, ये हो गया मीगा, दैट इज दी मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये याद रहेगा। ये क्या करता है, इसका काम ये होता है कि ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को पॉलिटिकल रिस्क, जैसे कि रिजीम चेंज हो गया, जैसे कि मान लो अभी पाकिस्तान में रिसेंट, मतलब जब इमरान खान को हटाया गया था तो रिजीम चेंज हुआ ना, और इंस्टेबिलिटी आ गई, जैसे कि मान लो बांग्लादेश में हुआ था। तो ऐसी सिचुएशन में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। कौन करता है? मीगा, दैट इज द मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये याद रखा। इससे क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उसमें भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, उसमें ये मदद करता है, उसमें ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। और जो इसका जो लास्ट इंस्टीट्यूशन है, दैट इज द ICSID, दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अब ये जब भी याद रखना कि लास्ट में आ रहा है इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, तो इससे आप याद रख सकते हो कि ये डिस्प्यूट को रिड्रेसल करता है, डिस्प्यूट को हैंडल करता है। और इसका काम ही ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जुड़े जो भी कोई डिस्प्यूट्स हो उसको सुलझाने में कौन आगे आएगा? ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ठीक है ना। बस एक बात यहाँ पे याद रखने की जरूरत है, ये बात मत भूलना, नोट रखना कि इंडिया जो है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। पांचवे का फिफ्थ नंबर में जो ICSID है, इसका पार्ट इंडिया नहीं है। ये याद रहेगा, ये याद रहेगा। अब एक चीज इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक में प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कैसे मतलब आते हैं। देखो क्या होता है कि जो वर्ल्ड बैंक है और IMF, ये दो मेजर बॉडी होती है, ठीक है ना। यही ओवरऑल पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को वर्ल्ड के कह सकते हैं कि कंट्रोल करते हैं। और क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें आपस में भी थोड़ा सा एक वो होता है ना कि कंपटीशन टाइप का, तो इसलिए US और यूरोपियन कंट्रीज में एक वो था, एक कह सकते हैं कि अनसेड, मतलब बिना कहा हुआ एक कंपटीशन था, जिसमें एक ओवरऑल ट्रेडिशन ये चलाया गया कि जो वर्ल्ड बैंक होता है उसमें उसका जो प्रेसिडेंट होता है उसको बैक करता है, कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट्स। और जो IMF होता है उसके पीछे जो उसका जो चेयरमैन होता है, उसका जो प्रेसिडेंट होता है, उसको कौन बैक करता है? यूरोपियन यूनियन करता है। ये कोई नॉर्म नहीं है, मतलब कोई ऐसा कहीं लिखा नहीं है, बट ऐसे ये ट्रेडिशन बना लिया गया है कि अपने आपस में अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसे करना है। तो क्या होता है इसकी वजह से कि यूनाइटेड स्टेट्स क्या करता है कि वर्ल्ड बैंक को के प्रेसिडेंट को बनाता है, एक तरीके से कह सकते हैं। और अभी 2023 में क्या हुआ कि अजय बंगा, ये नाम याद रखना, अभी हाल ही में यूपी में भी आए हैं, तो इसलिए भी याद रखना है आपको कि अजय बंगा का नाम आपने सुना होगा। इज इंडियन ओरिजिन बट अमेरिकन सिटीजन है ये, और इनको अमेरिका ने अपनी तरफ से वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनाया था। और इन्होंने किसकी जगह ली थी? तो डेविड मालपास, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के वो भी थे, तो उनको रिप्लेस किया इन्होंने 2023 में। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये याद रखना है कि जो वर्ल्ड बैंक की कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है जो हमारी प्रेजेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उनको आप ध्यान में रखना। तो एक रिपोर्ट का जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट निकालती है उसमें आ गया वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, डेवलपमेंट रिपोर्ट। सेकंड आ गया ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ठीक है। अब डिसकंटिन्यू हो चुका है आफ्टर कोविड, ये याद रखना, क्योंकि थोड़ी सी उस टाइम पे माल फंक्शन इसमें पाया गया था, बट ओवरऑल निकालता कौन था? वर्ल्ड बैंक निकालता। और तीसरा बात करूँ तो रेमिटांस, रेमिटांस एंड माइग्रेशन, माइग्रेशन रिपोर्ट, ठीक है। और एक और है, उसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ये कौन निकलता है? तो वर्ल्ड बैंक निकलता है, ये याद रख। अब बात करते हैं IMF का, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी है और ये न्यूज़ में भी है, इसी के लिए ये वीडियो बनाया गया है। IMF बेसिकली एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो करेंसी एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी बनाए रखने में मदद करता है। और जब कोई देश बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस झेलता है, यानी कि इंपोर्ट करना हो, उसके लोन को रीपेमेंट करना हो, और फॉरेन करेंसी की आपके पास कमी हो, उस टाइम पे अगर किसी देश को फाइनेंशियली हेल्प करता है तो वो कौन करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और वही चीज़ अभी पाकिस्तान और उससे पहले श्रीलंका में हो रहा था, बेल आउट पैकेज मांगने के लिए गया था श्रीलंका, जिसका सपोर्ट किया था। ऑल्दो पाकिस्तान भी अभी गया है बेल आउट पैकेज मांगने, लेकिन भारत ने एब्सटेन किया, जो कि आज की करंट अफेयर की न्यूज़ भी थी, आपने देखा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। अब IMF मदद कैसे करता है, ये समझने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि IMF एक करेंसी रिजर्वायर बना के रखता है। यहाँ पे क्या करते हैं, सभी मेंबर जो भी इसके IMF के मेंबर्स कंट्रीज होते हैं, ये अपनी अपनी करेंसी यहाँ पे जमा करा देते हैं। और जब किसी कंट्री को किसी दूसरे कंट्री की करेंसी की जरूरत होती है, तो वो IMF से करेंसी को बोरो कर सकते हैं। और ये पूरे जो ये बोरो करने का मैकेनिज्म होता है, उसको क्या कहते हैं? SDR कहते हैं, याद रखना। SDR मतलब स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ठीक है ना। इसी के थ्रू मतलब एग्जांपल के लिए अगर मैं बता दूं कि इंडिया को अगर मान लो डॉलर चाहिए, भारत को डॉलर चाहिए, तो वो IMF के SDR मैकेनिज्म से बोरो कर सकता है, ठीक है ना। ये ओवरऑल IMF का रोल है। अब IMF के इंपॉर्टेंट डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, अगर डिसीजन मेकिंग पावर्स के बारे में बात करूं, तो इसको ये ऐसे समझना कि
आईएमएफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन को पास होने के लिए 85% मेजोरिटी चाहिए होती है। कितनी चाहिए होती है? 85% की मेजोरिटी चाहिए होती है। और यूएसए के पास अकेला ऑलमोस्ट 17%, यानी कि 16.52 के अराउंड, यानी कि 17% वोटिंग पावर है। वोटिंग पावर कैसे मिलती है? तो जो जितना कंट्रीब्यूट करता है उसके अकॉर्डिंग उसको वोटिंग पावर मिलती है। सबको इक्वल नहीं है इसमें, ठीक है ना। इसलिए सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स करता है, इसलिए उसको इतनी वोटिंग पावर मिली हुई। अब एक तरीके से देखें तो ये सिस्टम अच्छा भी है, मतलब कि आईएमएफ बेल आउट पैकेज में मदद करता है लोगों की, बट एक तरीके से ये कह सकते हैं डिसप्रपोर्शनल सिस्टम भी अपना के रखा हुआ है। कैसे? बिकॉज ये कुछ कंट्रीज को एक्स्ट्रा पावर देता है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए। यूएसए को ये अब बताओ, उसके पास 17% की पावर है, मतलब अगर वो किसी प्रपोजल को अपोज करता है तो ये एक तरीके का वीटो माना जाएगा और ये एक तरीके से पूरा खारिज कर देगा उसको। तो ये डिसप्रपोर्शनल सिस्टम भी कहा जा सकता है इसको, ठीक है। अब आईएमएफ के बारे में हमें जो कुछ याद रखना है, उसमें सबसे पहले आता है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट जिसको हम आरएफआई कहते हैं। ये बेसिकली क्या होता है? 3 to 6 मंथ्स के लिए दिया जाता है, ठीक है। 3 to 6 मंथ्स के लिए दिया जाता है, और इसमें जितना भी उस पर्टिकुलर कंट्री का एचडीआर कोटा होता है, एचडीआर कोटा होता है, उस कोटे का 50%, यानी कि अप टू 50% तक इसमें लोन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और किस सिचुएशन में, मतलब कि कब ऐसा होगा कि हम इससे निकाल सकते हैं, मतलब उसकी कंडीशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है? जब भी किसी कंट्री का या किसी देश को अचानक कोई इमरजेंसी आ जाती है और आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता है आपके सामने। तो जैसे मान लो एग्जांपल, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, और ऐसी सिचुएशन में आपको रीपेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, तो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस झेलने वाले हैं, या झेला जा रहा है आपके थ्रू। तो उस टाइम पे आप इस विंडो को यूज करके, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करके आप पैसे लोन में ले सकते हो, ठीक है ना। ये याद रखना। नाउ सेकंड नंबर आता है स्टैंड बाय अरेंजमेंट, ठीक है। स्टैंड बाई अरेंजमेंट, एसबीए। अब ये इसमें क्या करते हैं? इसमें ये थोड़ा सा मीडियम टर्म होता है, वो शॉर्ट टर्म हो गया, ये मीडियम टर्म होगा। और मीडियम टर्म से क्या होता है? 1 से 2 साल के लिए दिया जाता है, ठीक है। 1 से 2 साल के लिए, 1 to 2 ईयर्स के लिए ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें मोर देन 120 प्लस कह सकते हैं एचडीआर कोटा से आप लोन निकाल सकते हो। और ये कब दिया जाता है? तो जब कंट्री शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी झेल रही होती है, उस टाइम पे करेंसी स्टेबिलिटी आपकी नहीं है सही, उस टाइम पे फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए आप इस विंडो से लोन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब तीसरा इसी में आता है, तीसरा जो आएगा ये आता है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ठीक है। EFF, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ये याद रखना, जैसे कि आप नाम से समझ सकते हो, ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ठीक है ना। एक्सटेंडेड है यानी कि लॉन्ग टर्म, और ये 3 से 5 साल के लिए दिया जाता है, 3 to 5 ईयर्स। और इसमें मोर देन 400 प्लस आप एसडीआर कोटा से आप इसको लोन ले सकते हो, ठीक है ना। ये याद रखें। और बेसिकली ये कब दिया जाता है? तो कोई भी कंट्री जब लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को झेल रही होती है और उसको सॉल्व करना होता है, जैसे कि मान लो कोई पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स करने हो, या फिर मान लो कंट्री का टैक्स रिफॉर्म करना हो आपको, है ना। और उस टाइम पे आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे चल रहा हो, तो उस टाइम पे आप इसका यूज करके, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी को यूज करके आप पैसे निकाल सकते हो, जो कि 3 to 5 ईयर्स के लिए होता है, ठीक है ना। ये याद रखना। अब एक दो पॉइंट और है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी विंडोज ही आते हैं, इसी के विंडो है, फाइनेंशियल विंडो ऑफ आईएमएफ। इसमें आ जाएगा फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, ये याद रखना, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, एचसीएल जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मिंग इकोनॉमीज होती हैं, मतलब जिनका ठीक ठाक इकोनॉमी चल रहा है, अच्छे थोड़ी ग्रोथ रेट के साथ चल रही है, उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे इससे आईएमएफ लोन देता है। और चीज़ आती है इसमें, ये आता है कैटेस्ट्रॉफी कंटेनमेंट एंड रिलीफ विंडो, ठीक है ना। Catastrophic containment and relief window of IMF, which basically provides the loan from the SDR quota in case of any kind of disaster या pandemic आ जाए, उस टाइम पे ये डेट रिलीफ देता है, ठीक है ना। और एक है हाई एक्सेस प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन, याद रखना। ये क्या है? इसमें आ गया 1, 2 और 3, ठीक है ना। तीसरा क्या था? हाई एक्सेस प्रिकॉशनरी लिक्विडिटी लाइन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही होती है, ठीक है, बिल्कुल है, लेकिन उनकी लिक्विडिटी फॉर फ्यूचर में आ सकती है, लिक्विडिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उनके लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं आईएमएफ के द्वारा, वो इन केस अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वो इस विंडो से पैसे ले सकते हैं। ये ओवरऑल हो गया आईएमएफ के बारे में आपको जानकारी, ये याद रखना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। ये क्या होता है? एशियन विकास बैंक। देखो, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये 1966 में सेटअप किया गया था, ये मनीला में किया गया था सेट, इसका हेडक्वार्टर मनीला में है, फिलीपींस, ठीक है ना। इंडिया इज ऑल्सो मेंबर एंड ऑल्सो गेट्स लोन फ्रॉम दिस नाइट, ठीक है ना। और ये इंटरनेशनल मल्टीनेशनल बैंक है। इट इज़ अ मल्टीनेशनल बैंक विच फोकसेस ऑन द एशियन डेवलपमेंट, यानी कि 68 कंट्रीज हैं इसमें टोटल, और इंडिया, जापान,
चाइना सब कुछ है, और आउटसाइड एशिया के बाहर के भी कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड है, याद रखना यूएस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब बात करते हैं यूएनईपी फाइनेंस इनिशिएटिव की। इट इज नथिंग बट इट इज अ स्पॉन्सर्ड फाइनेंस इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम which basically focuses on to finance the industry or by the bank or insurer or investors to make the world more cleaner, more environment friendly। इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सस्टेनेबल होना चाहिए, और इसी के लिए ये यूएनईपी द्वारा चलाया गया एक इनिशिएटिव है, नथिंग मोर। और ये कब चलाया गया था, ये याद रखना, ये 1992 में चलाया गया था, तो मतलब ये अभी नहीं चलाया गया है, ये बहुत पुराना।